अब हम लोग मौर्य काल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मौर्य काल में बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख की संख्या क्या है? 14। कितने स्थान पर है? तो 8 स्थान पे है। पहला शिलालेख में लिखा हुआ है अहिंसा के बारे में, पशुवध समारोह पर प्रतिबंध। तो पहला में पशुवध निषेध, अहिंसा, समारोह प्रतिबंध। दूसरा में लिखा हुआ है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख। द से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किसमें? चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल के बारे में। फिर से द से दक्षिण में ही चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में लिखा हुआ है 2 नंबर, ठीक है ना। 2 से 2 नंबर लोक कल्याणकारी कार्य। फिर विदेशों में धम्म प्रचार, ये भी दूसरा ही में लिखा हुआ है। चिकित्सा मानव पशु चिकित्सा, ठीक है ना। कैसे याद कराए थे? विदेशों में मानव पशु चिकित्सा। फिर से लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख दूसरा ही में है 2 नंबर। लोक कैसे याद करेंगे? तो लोक कल्याणकारी कार्य क्या है? 2 नंबर। लोक कल्याणकारी कार्य क्या है? 2 नंबर है, ठीक है। फिर इसमें जो है तीसरा से 3 अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। रज्जुक, युक्त, प्रादेशिक। फिर ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर करना। चौथा से क्या है? भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष। चौथा में ओथ लेता है, शपथ लेता है। चौथा से ओथ, फोर्थ में ओथ, भेरी घोष के स्थान पे धम्मम घोष। 5वां में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति और दास और नौकरों के प्रति सम्मान और दया भाव रखें। ये भी 5वां में है। फिर धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्मम की प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र, चीन, श्रीलंका भेजा है, ग्रीस, श्रीलंका भेजा है, ठीक है। फिर से 11वां में क्या है? तो धम्मम की व्याख्या, शुभ धम्मम की व्याख्या। 11वां में क्या है? शुभ धम्मम की व्याख्या। जैसे कोई किसी को दान दिया, धम्मम जैसा, ठीक है ना। जैसे कोई किसी को दान नहीं, धम्मम जैसा कोई प्रशंसा नहीं, धम्मम जैसा कोई वातावरण नहीं। तो धम्मम की व्याख्या की गई है, ठीक है ना, धम्मम नीति। 6वां में सक्रिय प्रशासन, शिक्षक, ये इसके समय भी एक्टिव, स्पा के समय भी एक्टिव। आत्मनियंत्रण की शिक्षा स्पा के समय 6 से है। और 6 में है प्रतिवेदक अधिकारी की नियुक्ति। 6 शिक्षक, रिपोर्टर, प्रतिवेदक अधिकारी की नियुक्ति। 6 चुंगली 6 प्रतिवेदक अधिकारी की नियुक्ति, याद हो जाएगा। 7वां में क्या है? 7वां से सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। 7वां से समान व्यवहार, हम साथ है, ऐसे याद कर सकते हो 7वां। 8वां में धर्म यात्राओं के उल्लेख, आओ धर्म यात्रा करें। 8वां से आओ धर्म यात्रा करें, धम्म यात्रा के उल्लेख, ठीक है ना। 5th में क्या था? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब है 9 में क्या है? 9 से नियम, जनता के लिए नियम और आचरण शिष्टाचारों का उल्लेख। 10वां से दार्शनिक श्रेष्ठता, बस और बहुत हो गया अब धार्मिक श्रेष्ठता रहेगा। 12वां से क्या है? धार्मिक सहिष्णुता पे जोर, 12 पे पारा, धार्मिक सहिष्णुता पे जोर। VVI 12 पे क्या है? पारा, धार्मिक सहिष्णुता पे जोर। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। तो 12वां में कहीं पारा ना बढ़ जाए, 12 से पारा ना बढ़ जाए, इसी कारण धार्मिक सहिष्णुता पे जोर। फिर इसमें स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति है। 12 पे पारा स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति, 12 पे पारा स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति। 13वां में धम्म विजय को प्रमुख विजय माना गया है। धम्म विजय को ही प्रमुख विजय माना गया है। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। फिर से 5 विदेशी राज्य का उल्लेख, जिसका ठीक है स्मार्ट। S से सीरिया, M से मिस्र, फिर M से मकदूनिया, A से एपियरिस, T से तुर्की, S से श्रीलंका। सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, एपियरिस, तुर्क, श्रीलंका। फिर 14 में क्या है? वृत्तवत भाव। चलिए अब हम कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है। बताओ लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख किसमें है?
तो लोक कल्याणकारी कार्य का है 2 नंबर, तो सेकेंड वाले में है। पहला सवाल ये हो गया। फिर से ये बताओ धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख किस में है? तो ये 5th नंबर में है। कहाँ कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका। फिर धम्मम की व्याख्या किस में है? 11वां नंबर में। धम्मम की व्याख्या किस में है? 11वां नंबर में। प्रतिवेदक नंबर रिपोर्ट की कहानी किस प्रतिदेवक नामक रिपोर्टर की किस में व्याख्या है? तो 6 में। चक्का चुंगली प्रतिवेदक। फिर से धम्मम यात्राओं का उल्लेख किस में है? धम्मम यात्राओं का उल्लेख ताओ धम्मम यात्रा करे 1 नंबर में। फिर से इसमें धार्मिक सहिष्णुता की उल्लेख किस में है? तो धार्मिक सहिष्णुता रहो, किसी पे पारा नहीं हो, तो पारा 12 से पारा, तो 12 है। इसी में स्त्री महामात्र की नियुक्ति है 12 से पारा पे। फिर से 13वां में बताओ, 13वां में किस किस देश का उल्लेख है? विदेशी देश का। स्मार्ट्स SMATS। सीरिया, श्रीलंका, मकदूनिया, मिस्र, एपियरिस और तुर्क। फिर से ये बताइए ये तो हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ सवाल है कि अशोक अपने किस अभिलेख में अपनी प्रजा को संतान बताकर अपनी प्रजा के प्रति पिता वाला भाव व्यक्त करता है? तो प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। ठीक है। फिर से 5 समकालीन विदेशी राज्यों का उल्लेख है स्मार्ट्स का 13वां में। रूपनाथ और गुर्जरा उल्लेख का है MP। तो MP का रूप MP क्या है? गुजरात का है। MP क्या है? गुजरात का रूप है। फिर से कनिंगम जो है AK के अभिलेखों का संग्रह किसमें प्रकाशित किया है? तो NCERT का है। कॉपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में। ठीक है ना। फिर से बराबर समूह की किस गुफा पर AK के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो लोमेश ऋषि गुफा पे। ठीक है, लोमेश ऋषि गुफा पे। तो कैसे याद करेंगे? लो ये क्या नौटंकी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में? अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देखो मानसेरा शवाजगिरी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये दोनों कैसा भाषा में? प्राकृत यानी कि खरोष्टी लिपि में। भाषा तो प्राकृति है लेकिन लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि। मानसेरा और शवाजगिरी यही पाकिस्तान में। कंधार वाला जो है ये अफगानिस्तान में है। ये ग्रीक आरामाइक लिपि में है। ये यानी कि 2 लिपि में है। एक तो ग्रीक भी है, आरामाइक लिपि यानी कि यूनानी और आरामाइक लिपि में है। इसको शेरे कूना अभिलेख भी बोलते हैं कंधार वाले को। कालसी कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ये UPSC में पूछा था। कालसी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड। कैसे याद रखेंगे? तो काली जी, देहरादून उत्तराखंड। गिरनार कहाँ है? गुजरात। सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र। तो याद ही रहेगा। धौली मतलब धोएगा कहाँ पे? तो पूरी उड़ीसा में। धोता कहाँ पे लोग जमीन? तो पूरी उड़ीसा में। जौगर तो जौ जगन्नाथ कहाँ पर है? गंजाम उड़ीसा में। सन्नति कहाँ पर है? तो शांतिसरा नाटक नगर कर्नाटक। शांतिसरा नाटक नगर कर्नाटक। एरीगुड्डी कहाँ पर है? एरीगुड्डी तो कुरनाल आंध्र प्रदेश में। सबसे आखिरी में एरीगुड्डी कुरनाल आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर से यहाँ पे याद रखेंगे खरोष्टी में अभिलेख मिला है शहबाजगढ़ी और मानसेरा का। खरोष्टी में अभिलेख मिला है शहबाजगढ़ी और मानसेरा का। धौली या जोगर क्या है? 2 सेपरेट कलिंग एजिट्स है। धौली या जोगर क्या है? 2 सेपरेट कलिंग अभिलेख है। ठीक है ना। और खरोष्टी अभिलेख मिला है शहबाजगढ़ी और मानसेरा में। उसके बाद है यहाँ पे अशोक का सबसे दक्षिणी शिलालेख कौन है? तो देखो सबसे उत्तरी में मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है। सबसे दक्षिण में है एरागुंडी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे पूर्वी में है जौगढ़ यानी कि उड़ीसा में है। और सबसे पश्चिम में है यहाँ पे ये कंधार जो कि अफगानिस्तान में है।
अच्छा, द्विभाषी अभिलेख जिसको यूनान और अरामाइक लिपि बोलते हैं या फिर ग्रीक या अरामाइक लिपि, इसी को सेरेकुना अभिलेख भी बोलते हैं, जो कि कांधार में है। ठीक है। अब है यहाँ पे अशोक के दीर्घ स्तंभ अभिलेख। अशोक के दीर्घ स्तंभ अभिलेख, इसकी संख्या क्या है? 6। स्थान क्या है? 6। 7। संख्या 7 और स्थान क्या है? 6। जैसे पहला कौशाम्बी अभिलेख, जिसको रानी का अभिलेख बोलते हैं। इसमें पूछता है किस रानी का नाम उल्लेख है? ये प्रयागराज से मिला था, तो रानी कारूबाकी का उल्लेख है। फिर रूमंदई अभिलेख, ये आर्थिक जानकारी देता है। ये बुद्ध के जन्म से उल्लेख है। इसमें टैक्स 1/6 से करके 1/8 कर दिया गया था। फिर मेरठ शिलालेख या टोपरा शिलालेख, ये दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर पूछता है कि सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख खोजा किसने? तो खोजा था तीफ एंटलर ने, लेकिन पढ़ा कौन? जो प्रिंस होगा तो तीफ प्रिंसेप ने पढ़ा। इसको तीफ प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी बोला जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बिहार में 3 वो अभिलेख हैं। एक है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और एक रामपुरवा अभिलेख। ये तीनों पश्चिम चंपारण में है। तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज में क्या है? मोर और सिंह है। और रामपुरवा में एक जिस पर लेख नहीं है तो वो वेद है, जिस पर लेख है वो सिंह है, शेर है। ठीक है। फिर किस किस मोर स्तंभ के ऊपर सिंह है? तो लौरिया नंदनगढ़ पे, लौरिया अरेराज पे और सांची पे, और वैशाली वाला पे भी सिंह है। ठीक है। एक बार यहाँ पे सवाल पूछा गया, अशोक के किस अभिलेख में मोर नहीं है? तो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में। धर्म विजय की बात किस पे कही गई है? 13वें अभिलेख में। याद है ना? इसी में कैसे याद करेंगे कि 13वें अभिलेख में ही तो बोला था कि धर्म विजय से बड़ा कोई विजय नहीं। कलिंग विजय का उल्लेख किया, फिर बोला उसमें कि धर्म विजय से बड़ा कोई विजय नहीं। तो 13वें में बोला था। गजाकीर्ति वाला शिलालेख कहाँ से मिला है? तो कालसी उत्तराखंड से, कालसी उत्तराखंड से। अब यहाँ पे है लघु शिलालेख। रूपनाथ कहाँ है? रूपनाथ गुज्जर, तो ये एमपी में है। तो कैसे बताए थे? एमपी का रूप देखो कहाँ पे? गुजरात में। कितना विकास किया है, तो ऐसे याद हो गया। फिर से सासाराम बिहार, भाबरू बैराज राजस्थान, मास्की कर्नाटक, मौसी नाटक करती, तो मास्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, अहोरा, अब ये याद करो अहोरा, अहोरा यूपी में। तो अहीर कहाँ पर है? अखिलेश यादव यूपी में। अहोरा यूपी में, तो अहीर कहाँ है? यूपी में। फिर से ये जो है और सब भी जो है, जैसे गोमती, मास्की, जोंगिटेश्वर, सन्नाटी, उडैन गोला, पाली गुंडूक, ये सब भी कर्नाटक में है। ठीक है। तब हम सवाल पूछें कि कर्नाटक में कौन कौन है? तो नेत्तूर है, मास्की है, गोमती है, सन्नाटी है, ये सब कर्नाटक में है। अहोरा कहाँ पर है? तो यूपी में, अहीर यूपी। मास्की कहाँ पर है? तो मासी नाटक कर्नाटक। रूपनाथ गुजरा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, वही एमपी में है, तो एमपी का रूप। ठीक है। एक बात याद रखिए, पूछता है अशोक ने किस अभिलेख में अपने त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त किया है? तो भाबरू बैराट अभिलेख में ही। और अशोक ने स्वयं को सम्राट किस में बोला है? तो भाबरू बैराट अभिलेख में ही बोला। ठीक है। अब हम लोग क्या है, मौर्यकालीन गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 तरीके का गुफा, एक प्राकृतिक गुफा, एक मानव निर्मित गुफा है। प्राकृतिक गुफा का है भीमबेटका में। मानव निर्मित यानी कि रॉक आर्ट आर्किटेक्चर, चट्टान पहाड़ काट कर गुफा कहाँ पर है? तो ये है मौर्यों के समय से 4th BC से शुरू हुआ था। मौर्यों के समय से अशोक ने शुरू किया 4th BC से। अतः इसलिए माना जाता है कि भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना गुफा कौन है? शैलकृत। सबसे पुराना तो ये है प्राकृतिक भीमबेटका, लेकिन शैलकृत कौन है? तो सबसे बड़ा जो है, सबसे पुराना बराबर की गुफा। 4th BC से शुरुआत हुआ रॉक आर्ट आर्किटेक्चर मौर्यों के समय से, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो बराबर की गुफा के बारे में। तो बराबर की गुफा कहाँ पे है? जहानाबाद बिहार में। कहाँ पर है? जहानाबाद बिहार में। किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। तो अशोक बड़ा है, इस कारण अशोक ने बनवाया। किसके लिए बनाया? अजीबक के लिए बनाया। यहाँ पे 4 गुफा है, एक लुमेश ऋषि, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। ठीक है ना? यहाँ पे 4 गुफा है, लुमेश ऋषि, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी। ठीक है। अर्धचंद्राकार तोरण है। लुमेश ऋषि में कैसा है? अर्धचंद्राकार तोरण है।
लेकिन ये जो लोमेश ऋषि गुफा है इसके ऊपर एक भी लेख अशोक का उत्कीर्ण नहीं है। कैसे याद करेंगे? तो ऋषि है तो इसके ऊपर लेख लिखने का क्या ज़रूरत है, कोई उत्कीर्ण नहीं है। नागार्जुन गुफा, फिर क्या है नागार्जुन गुफा, ये कहाँ है? ये भी गया बिहार में है। ये किसने बनवाया? तो दशरथ ने। ठीक है, ये किसके लिए? अजीबक, अजीबक के लिए भी। यहाँ पे दो गुफा है, एक गोपित और विदिशा, गोपित और विदिशा। जबकि ऊपर वाले में कौन कौन था? कर्ण, चौपाड़, विष, झोपड़ी, सुदामा और लुमेश रूपी। यहाँ पे गोपित और विदिशा है। फिर है उदयगिरि गुफा, फिर क्या है? उदयगिरि गुफा उड़ीसा में राजा खारवेल जैन के लिए है, मौर्योत्तर काल। और ये हातिम गुफा अभिलेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा याद रहेगा। अब यहाँ पे माइंड मैप है, बराबर कहाँ पे है? बराबर है अजीबक, अशोक, जहानाबाद बिहार, नागार्जुन, दशरथ, मौर्य, अजीबक, गया बिहार, उदयगिरि मौर्योत्तर जैन संप्रदाय, ओडिशा, खंडगिरी, खारवेल। फिर यहाँ पे मौर्यकालीन अथवा अशोककालीन गुफाएं बनाने का क्या कारण था? तो इसका बनाने का क्या कारण था? तो यहाँ पर क्या है? अजीबक, बौद्ध, जैन संप्रदाय के लोग शैलकृत गुफाओं का प्रयोग करते थे। प्रयोग चैत्य और विहार के रूप में करते थे, इसी कारण बनाने का प्रयोग था। चैत्य था पूजा स्थल, विहार था निवास स्थल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और भी। ठीक है, अशोक के विजय के बारे में और भी फैक्ट जानते हैं कि अशोक के विजय टोटल कितने लिपि में? 4 में है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक यूनानी और अरामाई, ये दोनों मिलाकर से मिक्सअप लिपि है। सेरेकुना लिपि कंधार में, अफगानिस्तान, खरोष्टी है मानसेरा और शहबाजगिरी। जबकि भारत में जितना है वो सब ब्राह्मी लिपि का है। फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, अशोक की अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो केवल प्राकृत थी, संस्कृत कभी भी भाषा के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना। फिर से अशोक के सभी स्तंभ लेखों और गुहा लेखों के एकमात्र भाग क्या थे? गुहा लेखों में एकमात्र लिपि हुआ है यूज, केवल ब्राह्मी, बाकी सब में मिक्सअप लिपि का यूज हुआ है स्तंभ लेख में। ठीक है, अशोक के पहले अथवा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अभिलेख कौन है? तो दो, एक शाहगौरा और एक महास्थान। शाहगौरा एक, महास्थान, शहबाजगिरी नहीं, शाहगौरा और महास्थान। ये अशोक के पहले यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। ये कहाँ पर है? तो ये यूपी गोरखपुर में शाहगौरा वाला, और ये महास्थान वाला कहाँ है? बंगाल में। और ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल की जानकारी देता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि अशोक के अभिलेख को खोजा किसने सबसे पहले? तो खोजा सबसे पहले थीफ एंजेलर ने। पढ़ा कि सबसे पहले किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब खोजा कौन वाला अभिलेख? पढ़ेगा तो प्रिंस ही। और खोजा कौन वाला अभिलेख? तो खोजा मेरठ वाला। अब पढ़ा कौन? तो टोपरा यानी कि टोपी वाला। प्रिंस तो टोपी पहनता है, तो खोजा पढ़ा टोपी वाला। ये खोजा कौन? मेरठ वाला। और जेम्स प्रिंसेप कब खोजा? 1837। ये भी डेट याद रखें, 1837, 1837। और ये कब खोजा था? 1750, 1750। और एक बात याद रखेंगे, ये जो जेम्स प्रिंसेप है ये टकसाल अधिकारी था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सचिव भी था। टकसाल अधिकारी था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सचिव भी था। और एक बात याद रखेंगे, और एक बात याद रखेंगे कि ये जो जेम्स प्रिंसेप है ना, ये जो जेम्स प्रिंसेप है वह अभिलेखों में देवनाम प्रिय की पहचान किससे की? अशोक से ना करके श्रीलंकाई शासक तीस से किया। वो देवनाम प्रिय की पहचान अशोक से न करके श्रीलंकाई शासक तीस से किया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट यूजीसी वाला सवाल है। और भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख पूछे तो हातिम गुफा अभिलेख खारवेल का। अब हम लोग मौर्य प्रशासन के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पता ही मौर्य प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, अशोक के अभिलेख, रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है ना। मौर्य प्रशासन क्या था? अत्यधिक केंद्रीकृत था। ठीक है ना। फिर भी इसमें ईश्वर का प्रिय पात्र
लेकिन दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं समझा गया। अभी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत अभी नहीं है। मौर्य काल में मंत्र के चुनाव योग का परीक्षण होता था। यहाँ पे आपको पूरा ये संरचना दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पूरा संरचना दिया है। सबसे ऊपर होता था केंद्र में सम्राट, जिसमें 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष होते थे। प्रांत को क्या बोला जाता था? चक्र। तो पराक्रम चक्र, तो प्रांत को क्या बोला जाता था? चक्र, जिसका प्रमुख अधिकारी होता था कुमार या आर्यपुत्र। मंडल को बोला जाता था प्रमुख अधिकारी मंडल का होता था प्रादेशिक या प्रादेशिक। मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक या प्रादेशिक। इसको याद कराया था ट्रिकम प्रमोद। मोद से मंडल, प्र से प्रादेशिक, प्रद से प्रादेशिक। फिर जिला को बोला जाता है विषय या विष। इसका प्रमुख अधिकारी था विषयक या फिर स्थानिक। या फिर स्थानिक था, फिर द्रोणमुख था, फिर खाटविक था, फिर संग्राहक था, फिर ग्राम था। ग्राम सबसे छोटा इकाई। स्थानीय पूछा स्थानीय कितने ग्रामों का समूह था? तो 800 ग्राम का। तो ये पूरा सजा लोगे। प्रांत को चक्र, ठीक है, जिला को विषय। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ 26 अध्यक्ष थे, 36 नहीं 26 अध्यक्ष थे, ठीक है ना। मौर्य काल में अधिकारी या मंत्री को तीर्थ बोला जाता था। 18 तीर्थ में किसका किसका क्या काम था? यहाँ पे देखिए एक लाइन से। समाहर्ता, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। समाहर्ता मतलब कलेक्टर, राजस्व विभाग का प्रमुख। संधिदाता मतलब कोषाध्यक्ष, पैसा संधिदाता का। प्रदेष्टा, कंटक शोधन नेता, ये कॉन्ट्रैक्ट शोधन करके फौजदारी न्यायालय का प्रमुख। कर्मांतक, उद्योग का प्रमुख। अच्छे कर्म करो तो उद्योग बढ़ेंगे। व्यवहारिक यानी कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख, दीवानी न्यायालय का प्रमुख। धर्मास्थल न्यायालय भी बोलते हैं इसको। फिर से अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्ग का प्रमुख। नगर का प्रमुख। देवारी, राजमहल की देखरेख करने वाला। फिर से आटविक, वन विभाग का प्रमुख। प्रशस्ता, राजकीय आज्ञा लिखने वाला। प्रशस्ता, प्रशस्ति कौन लिखता है? राजकीय आज्ञा। ऐसे याद कर सकते हो। तलार, रात्रि सुरक्षा कर्मी कैसे ट्रिक बताए थे कि लार रात में सुरक्षा करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर है पटेल यानी कि ग्राम्य कर वसूली अधिकार। पटेल से निकला हुआ शब्द है ग्राम्य कर वसूली अधिकार। ये याद कराए थे। पटोली यूपी PPCS में पूछा हुआ था पटकोल के बारे में, तो पटकोल याद करा दिए। बालाघेब चुंगी कर संरक्षक, तो कैसे याद कराएंगे? बाला पर चुंगी, बाला पे पहनने वाला जो बाला है उस पर क्या है? चुंगी है। फिर सहस्राधिपति, चोर डकैती मुकदमा वाला अधिकारी। चोर सहस्र, तो इसे याद कर सकते हो सहस से। धम्म महापात्र, तो धम्म प्रचार की नियुक्ति के लिए किया जाता था। धम्म महापात्र की नियुक्ति धम्म प्रचार की नियुक्ति के लिए किया जाता था। ये 5वां BS शिलालेख में है। 5वां और 7वां स्तंभ लेख में है। प्रादेशिक, ये मंडल का क्या था? प्रमुख अधिकारी था। प्रादेशिक मंडल का प्रमुख अधिकारी। याद कराने का ट्रिक था प्रमोद। स्थानिक कौन है? जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। कैसे याद कराए थे ट्रिक? जीन्स, जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी स्थानिक। अंत महामात्र, सीमावर्ती क्षेत्र का प्रभारी था। महामात्र या प्रांतों में नियुक्त होने वाला अधिकारी था जो कुमार और आर्यपुत्र की सहायता करता है। महामात्र ये प्रांतों में नियुक्त होने वाला अधिकारी था जो कुमार और आर्यपुत्र की सहायता करता है। फिर यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष बहुत सारा। कोषाध्यक्ष ये मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष था। मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष। पानीयाध्यक्ष ये वाणिज्य का था। पौधवाध्यक्ष महापध्यक्ष। कोबियाध्यक्ष ये जंगली वस्तु का अधिकारी। कोबिया कैसे याद करेंगे? कोबिया याद नहीं हो रहा है। जंगली वस्तु का अधिकारी कोबिया। कोबड़ी कहाँ रहता है? जंगली वस्तु है। कोबड़ी क्या है? जंगली वस्तु है। ऐसे याद कर दो। शुल्काध्यक्ष शुल्क अधिकारी। सूत्राध्यक्ष वस्त्र वाला, तो सूती वस्त्र। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। भूमि नहीं, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष इसका प्रमुख था, कृषि विभाग का प्रमुख था। सूराध्यक्ष आबकारी विभाग, तो अखबार एक बार आदमी एक सूर्य से पढ़ना शुरू करता है, इसे याद कर सकते हो। आयुधाध्यक्ष अस्त्र शस्त्र। आकरा अध्यक्ष खान विभाग, खान को आकर। उसके बाद विविधा अध्यक्ष चारागाह। नवाध्यक्ष राजरानी। संस्था अध्यक्ष व्यापारी। संस्था अध्यक्ष क्या है? व्यापारी। तो व्यापारी लोग का संस्था ऐसे याद कर सकते हो। कोष्ठागारा अध्यक्ष भंडारगिरी। पटना अध्यक्ष बंदरकरा। मान्य अध्यक्ष ये भी याद कर सकते हो। माना दूरी और समय का सांकेतिक अधिकारी। माना दूरी और समय इतना है। फिर यहाँ पे 3 अधिकारी है। रज्जु, युक्त है, प्रादेशिक है। रज्जु, युक्त है और
प्रादेशिक है। रज्जुक का युक्त और प्रादेशिक है। रज्जुक युक्त प्रादेशिक। अब महामात्र में क्या अंतर है? तो रज्जुक क्या है? मौर्यकाल में रज्जुक जिला स्तर का अधिकारी था। इसको दो अधिकार प्राप्त है, एक तो राजस्व का अधिकार, एक न्याय का अधिकार। एक तो भूमि मापन राजस्व संग्रह करता था और एक न्याय करता था। युक्त कौन है? रज्जुक की सहायता के लिए राजस्व अधिकारी। युक्त भी रज्जुक की सहायता के लिए एक राजस्व अधिकारी था। प्रादेशिक कौन है? तो जिला का अधिकारी था। इसको जिला प्रशासन और न्याय दोनों करने का अधिकार दिया गया था इसको। और कई बार इसको मंडल का भी प्रमुख अधिकारी माना जाता है। महामात्र कौन है? तब प्रांतीय स्तर पर महामात्र को नियुक्त करने वाला अधिकारी ये आर्यपुत्र और कुमारपुत्र की सहायता करता है। जो ये आर्यपुत्र और कुमारपुत्र की सहायता करता है। ठीक है। फिर यहाँ पे दो वो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, एक तो एग्रोनोमोमाई, एक एस्ट्रोनोमोमाई। एग्रोनोमोमाई कौन है? जिला और सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी है। कैसे याद कराएंगे? जी जिला और सड़क बना दी, जी जिला और सड़क बना दी। और ये एस्ट्रीनोमाई एएसपी। एसपी कहाँ रहता है? तो नगर में रहता है। एसपी कहाँ रहता है? तो नगर में रहता है। एसपी कहाँ रहता है? नगर में। जी जिला और सड़क बनवा दी, तो एग्रीनोमाई। ठीक है। फिर से यहाँ पर है धम्म से संबंधित प्रमुख अधिकारी। धम्म महामात्र इसका उल्लेख है 5वें शिलालेख में। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने इनकी नियुक्ति की 14वें वर्ष में। धम्म महामात्र की कैसे याद करेंगे? तो सब काम छोड़ो, 14वें वर्ष में क्या याद करो? इसे सब काम छोड़ो और धम्म का प्रचार करो। सब काम छोड़ो और धम्म का प्रचार करो। इति शाखा महामात्र स्त्री महामात्र है। इति शाखा महामात्र को क्या बोलते हैं? स्त्री महामात्र। इसका उल्लेख 12वें शिलालेख में 12वें शिलालेख में ही धार्मिक सहिष्णुता की भी बात की गई है। फिर से है AK के समय समकालीन विदेशी शासक कौन है? इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का। स्मार्ट से सीरिया में एंटियोक या एंटियोकस थियोस था। एंटियोकस सेकेंड थियोस था। मिस्र में कौन था? तुर्मै। कई बार पूछा हुआ। मिस्र में कौन था? तुर्मै। टॉलमी सेकेंड फिलाडोल्फस। मकदूनिया में कौन था? एंटियोटोकस सेकेंड तो थियोस सीरिया में था। मकदूनिया में गोनस। ठीक है। एपियरिस में अलेक्जेंडर एपाइरस। साइरन में मक या मेगास। कैसे याद करोगे? सामक। सा से साइरस, मक से मेगास या मक। सेल्यूकस निकेटर अशोक का समकालीन नहीं था, याद रखेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर है मौर्यकाल में प्रांतीय प्रशासन। मौर्यकाल में प्रांतों को बोला जाता था चक्र। बताइए पराक्रम चक्र तंगदेर में। उसके बाद जो है अशोक के समय 5 प्रांत हैं कि 5 चरक था। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी, प्राच्य पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र, कलिंग का तौसली। ठीक है। फिर से प्रांतों में आपको बता दें, प्रांतों में आर्यपुत्र की नियुक्ति होती थी, जिसकी सहायता के लिए महामात्र नामक अधिकारी होता था। आपको बता दें कि मौर्य काल के समय सौराष्ट्र प्रांत एक बहुत प्रमुख या स्पेशल प्रांत था। सौराष्ट्र गुजरात वाला ये अर्ध स्वतंत्र था। यहाँ पे जो भी अधिकारी की नियुक्ति होती थी वो यूनानी अधिकारी की नियुक्ति होती हमेशा। ये सवाल भी है। रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख भी यहीं से मिला हुआ है। सौराष्ट्र में 2 मंत्री है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। CM के समय था पुष्यगुप्त और AK के समय था दुशासन। कैसे याद रखेंगे? तो चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त, AK के समय दुशासन, चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त। फिर से यहाँ पे मौर्यकालीन प्रशासन पद्धति में एकरूपता के स्थान पे स्थानीय विशेषता का लक्षण मौजूद था, यानी कि स्थान के अनुसार वहाँ पे लक्षण बदलता है। फिर यहाँ पर है राजधानियाँ के अंतर्गत मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रतिष्ठा या प्रादेशिक था, तो बता ही दिए हैं। ये समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। जैसे तौसली के अधीन कौन था? संगमप्पा। पाटलिपुत्र के अधीन कौशाम्बी में। ठीक है। तौसली के अधीन संगमप्पा, पाटलिपुत्र के अधीन कौशाम्बी में। अब ग्राम प्रशासन।
मौर्यों के समय राज्य का हस्तक्षेप नहीं था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण होता था। यह ग्रामीण राज द्वारा नियुक्त नहीं होता था, अपितु ग्रामवासियों द्वारा नियुक्त। ये जो ग्राम प्रशासन है ना, यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था, याद रखेंगे। और ये ग्रामीण के द्वारा होता था प्रशासन यहाँ पे, और वो भी ग्रामवासियों द्वारा नियुक्त होता, ना कि राज द्वारा। नगर का प्रमुख अधिकारी बता ही दिए कि नगर में एसपी रहता है, एस्ट्रीनोमाई। नगर का एक प्रमुख अधिकारी और भी नागरिक होता है। नगर प्रशासन चलाने के लिए मेगास्थनीज से मालूम चलता है कि पाटलिपुत्र प्रशासन चलाने के लिए 30 सदस्यों की जरूरत है। 30 सदस्य क्वेश्चन पूछा था। 6 समिति थे, 6 में हर एक में 5 सदस्य होता, तो 30 सदस्य। अब ये कौन कौन 6 समिति होती थी? तो शिल्प समिति, विदेश समिति व्यापार के लिए, शिल्प समिति, विदेश समिति विदेश के लिए, जनसंख्या समिति जन्म और मृत्यु का ये पंजीकरण करता था, उद्योग व्यापार समिति जितना उद्योग था, वस्तु निरीक्षण समिति और एक कर निरीक्षण समिति। कर चोरी पर मृत्युदंड मिलती थी मौर्य के समय, कर चोरी पे मृत्युदंड। अब यहाँ पे कौन कौन था तो एक बार याद रखेंगे फिर से। शिल्प है, विदेश है, जनसंख्या है, उद्योग है, वस्तु निरीक्षण है, कर निरीक्षण है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि न्यायालय, न्यायालय में क्या है? राजा और ग्राम न्यायालय छोड़कर सभी जगह 2 प्रकार का न्यायालय था। मौर्य काल में दंड व्यवस्था क्या थी? कठोर थी। मृत्युदंड, कारावास, जुर्माना, अंग भंग जैसा दंड लगता है। एक दीवानी न्यायालय था, एक फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को धर्मास्थायी न्यायालय भी बोलते थे, धर्म का दीवानी। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय, फौज कंठ सुधार देगा। इस न्यायालय का प्रमुख कौन होता था? प्रदेश था। दीवानी का व्यवहारिक, दीवान धार्मिक रूप व्यवहारिक होता ही है। फिर यहाँ पे आपको बता दें, रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था जो न्यायाधीश की भी सहायता करता। बताया था रज्जुक का 2 काम है। रज्जुक का प्रादेशिक का, रज्जुक का एक राजस्व वसूलना और एक न्याय में सहायता करना, और प्रादेशिक का जिला प्रशासन करना और न्याय देखते रहना। राजदूत, अर्थशास्त्र में 3 प्रकार का राजदूत होता है। एक निश्री शास्त्र, एक परिमार्थ, एक शासनहार। निश्चित शास्त्र, परिमार्थ, एक शासनहार। निश्चित शास्त्र, परमार्थ, एक शासनहार। ये सब राजदूत है जो अन्य देशों के साथ समझौता करता। ये मात्र सूचना देने वाला अधिकारी था, शासनहार। अब बता दें गुप्तचर व्यवस्था। उस समय 2 प्रकार का गुप्तचर व्यवस्था था। एक था संस्थाध्यक्ष, एक संस्था था। संस्थाध्यक्ष व्यापारियों का आज बोलते हैं अध्यक्ष को। एक था संस्था, एक था संचरा। तो संस्था और संचरा ये दोनों क्या था? गुप्तचर व्यवस्था के प्रकार थे। संस्था, ठीक है। तो 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था था मौर्य के समय। संस्था के अंदर आता था कपाटिक रूप। कपाटिक रूप क्या है? तो कॉपी किताब लेके कौन करता है? विद्यार्थी, उदासी, सन्यासी, उदास रहता, गृहपति, घर का लोग, वैदेहिक, व्यापारी के वेश में रहता, वैदेहिक, वैसे व्यापारी, तापस, तपस्वी के रूप में, स्त्री, संचरण में कौन स्त्री है? दक्षिण है जो शूरवीर होता है, रसद जो कुल प्रवृत्ति का होता है, परिवाजरिक, परिवाजरिक जो भिक्षुणी वेश में रहती थी। तो परिवाजरिक तो पता ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, लेकिन ये भी क्या है? ये सभी गुप्तचर है। तो गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में क्या था? एकदम टाइट था, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए। कपाटिक, उदासी, गृहपति, विदेक, तापस, स्त्री, तक, तीक्ष्ण, रसद और परिवाजरिक, सब गुप्तचर है। उभय वेतन किसको बोलते हैं? तो कुछ ऐसे भी गुप्तचर थे जो अन्य देश में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं भेजते थे, उसको उभय वेतन कहते हैं। अब उसको उधर का वेतन दो, ठीक है। रक्षिण पुलिस को बोलते हैं। किसने अब यहाँ पे है मौर्य की सेना को किसने क्या किया? तो पिलिनी ने पी कर इतना आंकड़ा गिनवा दिया। 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 रथ, पी कर गिना दिया। और जस्टिन क्या बोला कि ये तो जस्ट डाकुओं का गिरोह है, ये तो जस्ट डाकुओं का गिरोह है। मैग्नीशियस ये भी बोलता है कि 30 सदस्यों वाली 6 समितियों में सेना का भी कौन कौन शामिल था? इसमें तो एक जल था, पैदल था, अश्व था, गज था, रथ था, और एक एक्स्ट्रा जोड़ लो
रसद यानी यातायात सामग्री, रसद यानी यातायात सामग्री, ये सब भी था। ठीक है। अच्छा, तुषन युद्ध मतलब क्या होता है? तुषन युद्ध, तो तुषन युद्ध का मतलब होता है राष्ट्र परिवार में फूट डालकर युद्ध, तुषन युद्ध। मौल बल किसको बोलते हैं? अस्थाई सेना को। मौल क्या है? अस्थाई है, तो मौल बल अस्थाई सेना। भात्रक क्या बोलते हैं? किराए की सेना को। तो अब उसको भत्ता दो किराए की सेना को, भात्रक। अब प्राचीन काल में दास व्यवस्था देखना है तो ये चैनल पे देख लो, हिस्ट्री ऑफ चैनल। कूपाध्यक्ष किसको बोलते हैं? वन विभाग के प्रमुख को कूपाध्यक्ष, कूपाध्यक्ष। सीताध्यक्ष किसको बोलते हैं? तब कंफ्यूजन होगा बच्चा को, भूमि नहीं, बीबीआई क्वेश्चन है ये, भूमि नहीं, कृषि का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि का प्रमुख कोई तो सीताध्यक्ष बोलते हैं, कूपाध्यक्ष वन विभाग। अब यहाँ पे मौर्यकालीन महिला सौर अनाज की सयानी महिला, ये तो रिच महिला जो कि सामान्य घर के अंदर रहती थी। मौर्य काल में स्मृति काल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पुनर्विवाह नियोग की प्रथा की अनुमति थी, तो यहाँ पे स्थिति बढ़िया था। यहाँ पे फल है हेमंत, तो हरी, हरी से हेमंत रबी फसल, ग्रेमिक से गर्मी में कौन आता है? खरीफ, केदार से के ये ककड़ी, तो जायद या जय केदार। अब यहाँ पे देखो मौर्यकालीन राजदूत का नाम, एक तरफ शासक है एक तरफ राजदूत है। तो सीएम के समय कौन आया? मेगास्थनीज। कहाँ से आया था? कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। 305 में जो हुआ था ना युद्ध, तो सेल्यूकस निकेटर। फिर यहाँ पर कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के समय आया डायनोसिस और डायमेकस। बिंदुसार के समय आया, सार के समय डायनोसिस और डायमेकस। भेजा कौन इसको? तो मिस्र राजा टॉलमी सेकेंड। और डायनोकस को कौन भेजा? सीरिया राजा एंटियोटोकस। इसको मिस्र राजा टॉलमी सेकेंड, इसको सीरिया राजा एंटियोटोकस। कैसे याद करोगे? तो लास्ट में डायमेकस है तो इसके नाम में भी एंटियोटोकस है, कस को कस भेजा, एंटियोटोकस डायमेकस। डायनोसियस तो मिस्र राजा टॉलमी सेकेंड। एक और है डायनोसियस, एक बार और भी है वो, नहीं बस यही है, तो बस यही है, डायमेकस डायनोसियस, याद रहेगा, डायमेकस डायनोसियस बिंदुसार के समय। अब मौर्यकालीन धर्म, अब क्या है? मौर्यकालीन धर्म, मौर्यकालीन धर्म। चंद्रगुप्त के समय कौन था? चंद्रगुप्त समय जैन धर्म था ये। भद्रबाहु के नेतृत्व में, गुरु इनका कौन था? भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीत इसी के समय हुआ। बिंदुसार अशोक ये आजीवक था। बिंदुसार के गुरु कौन था? पिंगलवत्स, पता है ना, इनके गुरु थे पिंगलवत्स। पिंगलवत्स को दिया था ये दान में, ठीक है ना। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कौन था? शैव धर्म था, लेकिन बाद में फिर धर्म बदला। दशरथ क्या है? बौद्ध धर्म, लेकिन पिता जैसा आजीवक को भी दान किया। नागार्जुन, और सबसे आखिरी में जो संप्रति था ये भी जैन धर्म का था। अब है यहाँ पे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में? 15 अधिकरण में। इसी बार टीआरई में पूछा था। प्रकरण कितना है? 180। अधिकरण 15, प्रकरण कितना है? 180। श्लोक कितना है? तो 6000। श्लोक कितना है? 6000। 5 अधिकरण आंतरिक प्रशासन से, 8 अधिकरण पड़ोसी राज्य से संबंधित है। कितने प्रकार के दास व्यवस्था का उल्लेख करता है शास्त्र? 9 प्रकार। ये भी टीआरई में पूछा था, तो 9 दास, 9 दास ऐसे याद कर सकते हो, 9 दास, 9 दास। अब यहाँ पे देखो अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? टोटल 15 अधिकरण है। प्रकरण कितना है? तो प्रकरण है 180। श्लोक कितना है? तो 6000 श्लोक है। इसमें दास प्रथा का वर्णन है। हाँ, कितने प्रकार का दास बताया गया? टीआरई में पूछा हुआ सब आंकड़ा, तो 9।
कैसे याद रखेंगे? तो 9 दास, 9 दास। इसमें प्रशासन चलाने के लिए कितना तीर्थ कितना अध्यक्ष है? 18 तीर्थ 26 अध्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद इसमें 3 प्रकार के विजय की चर्चा है। एक पराक्रम युद्ध, कूटा युद्ध, तुसीनम युद्ध। तुसीनम युद्ध क्या होता है? तुसीनम युद्ध क्या होता है कि राज परिवार में फूट डालकर युद्ध करना। गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख है। हाँ, संस्था और संचरण व्यवस्था का उल्लेख। फिर से महिलाओं के ऊपर प्रकाश डालता है कि बोलता है कि गणिकाओं से भी राजकीय आय का साधन था। ठीक है। महिलाओं के प्रति अर्थशास्त्र नरम दृष्टिकोण रखता है। फिर से सती प्रथा का उल्लेख करता है। नहीं, अर्थशास्त्र सती प्रथा का उल्लेख नहीं करता है, याद रखेंगे, नहीं करता है। राजस्व प्रणाली, इसमें राजस्व कितना है? 1/6 है अर्थशास्त्र में, 1/6 है, याद रखेंगे अर्थशास्त्र में। उपवास शब्द का मतलब है काश्तकार। उपवास शब्द का मतलब है काश्तकार। शूद्रों के बारे में बोला कि पहली बार कौटिल्य ने सर्वप्रथम शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया। सेना में भर्ती का अधिकार दिया, कृषि को अधिकार दिया। राजा का सप्तम सिद्धांत अर्थशास्त्र में भी यही है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। फिर से न्यायालय का भी चर्चा है अर्थशास्त्र में। कंठक शोधन और धर्मास्थायी न्यायालय का चर्चा। इसी में अर्थशास्त्र में एक विसुगी राज्य का चर्चा है जो इंस्पायर टू बॉर्न है। ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या क्या चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं है, पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं है, सती प्रथा का वर्णन नहीं है, पाटलिपुत्र प्रशासन 6 समिति से चला था ये नहीं वर्णन किया, मेगास्थेनीज किया। ये बात कन्फ्यूजन ना हो। एग्रीनोमय एस्टिनोमय अधिकारी भी मेगास्थेनीज बताया। बाकी 26 अध्यक्ष, 18 तीर्थ, ये बताया है अर्थशास्त्र। फिर से यहाँ पे आपको याद रखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का सप्तंग सिद्धांत। राजा के सप्तंग सिद्धांत में 7वां अंक कौन है? तो इसका ट्रिक बताए थे। राजद को दंड मित्र, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र। 7वां अंक कौन है? तो मित्र है। ऐसे याद कर लें, राजा को दंड मित्र। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध का वर्णन कौन किया है? एपियानुस किया है। एपियानुस। सेल्यूकस की बेटी हेलेना और सीएम के विवाह का उल्लेख किसने किया? स्ट्रैबो बेबो के बारे में उल्लेख, स्ट्रैबो बेबे के बारे में उल्लेख, लेकिन एपियानिस दोनों के भेंट का युद्ध का उल्लेख। नेचुरल हिस्टोरी का बुक प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरी का बुक प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरी का बुक प्लिनी। फिर अब आ गया मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। ये भारत में आने वाला प्रथम राजदूत है। सीएम के दरबार में कब से कब तक रहा, ये भी टाइम पीरियड पूछा हुआ है। 304 से 279 ईस्वी, 304 से 279 ईस्वी, 304 से 4। मेगास्थनीज चार डालने आया। मेगास्थनीज 4 अचार डालने आया 304 से 299 ईस्वी। इसका किताब है इंडिका। ये पटना को पोलीबोथो बोला। कौन? मेगास्थनीज। समाज में दास प्रथा था, दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। दास प्रथा का उल्लेख करता है कौन? ये अर्थशास्त्र, वो भी 9 प्रकार के। सती विवाह का उल्लेख करता है, बहु विवाह का उल्लेख करता है। मेगास्थनीज ही भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। जैसे वो राजा का सप्तांग सिद्धांत वो दिए थे। कौन कौन है इसमें? अहीर, दार्शनिक, शिकारी, योद्धा, निरीक्षक, कृषक और सभासद। अक्षय, ठीक है, ये भी अक्षय है, ये भी अक्षय है, ये भी अक्षय है, ये भी अक्षय है। सभासद।
तो अक्षय का सारा गुण है इसमें। एक ताहिर है, वो दार्शनिक है, शिकारी है, योद्धा है, निरीक्षक है, कृषक है, सभासद है। ये भारत को 7 जातियों में वर्णन करता है। भारत के 7 जातियों का ये वर्णन करता है। भारत लेखन कला का ज्ञान नहीं है ये बोलता है, लेकिन भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। मेगास्थनीज, भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत में दास व्यवस्था नहीं है। मेगास्थनीज दास व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता। पाटलिपुत्र का प्रशासन की जानकारी लेकिन देता है विस्तार से। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र शासन को चलाने वाली 6 समितियों का उल्लेख करता है। इसमें कौन कौन है? एक तो उद्योग है, एक विदेशी विभाग है, जन्म मृत्यु पंजीकरण है, व्यापार है, वस्तु की गुणवत्ता है, एक बिक्री कर है। वस्तु की गुणवत्ता और एक बिक्री कर है। उद्योग है, विदेशी है, शिल्प है, व्यापार है, कर निरीक्षक भी है। फिर से पाटलिपुत्र प्रशासन के संदर्भ में सही कथन चुने। पाटलिपुत्र प्रशासन के संदर्भ में सही कथन चुने। पहला, पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन औद्योगिक कार्यपाल का देखभाल करता था। हाँ बिल्कुल, तो प्रशासन देखता था, उद्योग ये सब। पाटलिपुत्र प्रशासन जन्म मृत्यु पंजीकरण करता था। बिल्कुल। विदेशी भ्रमण और उसकी आवश्यकताओं की देखभाल करता था। हाँ, विदेशी विभाग भी था इसमें। देखो, विदेशी विभाग था, करता था। पाटलिपुत्र प्रशासन लोगों की नैतिकता पर निगरानी करता था। नहीं, ऐसा कोई समिति नहीं था जो लोगों की नैतिकता का निगरानी करे। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब यहाँ पे देखो, मेगास्थनीज ने सीएम को क्या बोला? मेगास्थनीज ने सीएम को क्या बोला? सैंडोट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सैंडोकॉप्टर्स नहीं, सैंडोस, सैंडोट्स, सैंडोगंजी। मेगास्थनीज से सीएम को क्या बोला? सैंडोगंजी, सैंडोट्स। ठीक है, फिर मेगास्थनीज ने सीएम के नाम को क्या बोला था? तो सैंडोडोट्स, सैंडोगंजी। ठीक है, याद रहेगा। भारत में दास व्यवस्था का पता चलता है मेगास्थनीज के इंडिका से नहीं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार, बौद्ध ग्रंथ में 4 प्रकार, अशोक के अभिलेख से भी पता चलता है। पाटलिपुत्र के बारे में सीएम क्या बोला था? तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ, मेगास्थनीज तो एक विशाल प्राचीर से घिरा है जहाँ 570 बुर्ज और 64 द्वार मौजूद है। वर्तमान में मेगास्थनीज के इंडिका की मूल रूप से प्राप्त नहीं आता है। इसके लेख किसी परिवर्तित लेखकों से मिलते हैं। किसको? तो शाहजरेफी को, स्ट्रैबो, एपियन, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बोला? तो सीएम को मेगास्थनीज ने बोला सैंडोकोट्स। सम्राट के आगमन पर जनता जश्न के रूप में शोभा यात्रा निकालती है। एनसीईआरटी का लाइन है, यही सब बोला मेगास्थनीज। सम्राट के साथ सोना चांदी हाथी पे सवार होकर चलते को अंगरक्षक। सम्राट की सुरक्षा केवल में महिला अंगरक्षक रहती, केवल महिला अंगरक्षक। राजा लगातार 2 रथ कहीं भी नहीं ठहरता था, ये भी बोला। अब कुछ सवाल है। अशोक के शिलालेख के शीर्ष पर गज आकृति कहाँ पर है? तो कालसी, उत्तराखंड में, काली जी वाला। ठीक है, वहीं पे गज आकृति है बना हुआ। मध्य शहर का प्रमाण किस में है? तो 3 भाग में शहर विभाजित है, धौलावीरा में। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धर्मसभा आयोजित की गई? 6। चोल और रोमन के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार होता था? लाल सागर, बहुत फेमस था। मौर्यकाल में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो रज्जुक कहा जाता था प्रांतीय अधिकारी को। इसको 2 अधिकार मिला था, एक तो राजस्व का, एक न्याय का। जिला प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो प्रादेशिक। मौर्यकाल में राजस्व एकत्र करने, इकाई व्यय का ब्यौरा रखने वाले, वार्षिक बजट तैयार करने वाले कार्य कौन करता था? तो देखो, राजस्व एकत्र कौन करता है? राजस्व का मुख्य कलेक्टर समाहर्ता। कोषाध्यक्ष कौन है? सन्निधाता। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सप्तांग सिद्धांत का कौन सा मिल नहीं है? तो कैसे बताए थे? राजद को
दंड, मित्र, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र। ठीक है ना। और ये क्या है, को मतलब कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो यही सब शामिल है। और यहाँ पे कितने अधिकरण था, 15। प्रकरण कितना, 180। श्लोक कितना, 6000 था। ठीक है, अर्थशास्त्र में। फिर से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि केवल सौराष्ट्र ऐसा राष्ट्र था मौर्य के समय जहाँ पे प्रांतों में, सौराष्ट्र ऐसा प्रांत था जहाँ पे यूनानी, यहाँ का शासक यूनानी नियुक्त किया गया था। तो जैसे तुषास्य हो गया, पुष्यगुप्त हो गया, ये सब यूनानी है। जनपद और ग्राम के बीच कौन था, स्थानिक। फिर से मौर्य काल में कृषि कर उत्पादन कितना ये उछला जाता था, तो कहीं पे 1/4 मिलेगा, कहीं पे 1/6 मिलेगा। 1/6 बोला था आपको कौटिल्य, 1/4 जो ज़्यादा बोला था मेगास्थनीज। एग्रीनोमाई अधिकारी किसको बोला जाता है, तो एजी जिला सड़क बनवा दी ना जिला में, तो मार्ग निर्माण। एस्टीनोमाई बोला जाता था नगर वाले अधिकारी को। मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, चाणक्य वहाँ। तलार कौन है, तलार यात्री सुरक्षा करेगा। पटोकल पटेल ग्रामीण कर वसूली वाले अधिकारी। साहसाधिपति कौन था, तो ये चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलागी की बाला पे क्या लगाया था, चुंगी, कर संरक्षक चुंगी। फिर यहाँ पर है पंको दा स निरोधे। पंको यानी कि फेंको। किस पे लगाया हुआ जुर्माना था, तो कूड़ा फेंकने, ये सड़क पे कीचड़ फेंकने पे। ठीक है, फिर से यहाँ पे रज्जुक कौन था, तो रज्जुक जिला स्तर पे बहुत सारा काम करता था। एक तो भूमि मापन, राजस्व संग्रहण, न्याय करना, दोषियों को दंड भी दे सकता था, मतलब न्याय भी करता था। और एक राजस्व प्रशासन का भी इसको काम सौंपा गया था। तो मौर्य शासन में अधिकारी जिला स्तर पे। यहाँ पे देखो अपने चौथा स्तंभ लेख में रज्जुक को पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा, जिस प्रकार माता पिता योगी धात्री के हाथों बच्चे को सौंप देते हैं और अस्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों को नियुक्त किया। ग्रामीण जनता के लिए रज्जुकों की स्थिति अभी डीएम की जैसा है, जो राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त था। रज्जुक किसे कहा जाता, तो प्रांतीय अधिकारी को, जिसे जिला और न्याय दोनों का अधिकार था। मौर्य काल में किस पर केवल राज का एकमात्र अधिकार था, तो खान विभाग पे, खान सर पे। कौन सबसे छोटी इकाई थी, तो ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। मौर्य सेना की प्रशासन की देखभाल के लिए कितने सदस्यों को सौंपा गया, देखो टोटल परिषद था 6, सब में था 5 सदस्य, टोटल सदस्य हो गए 30। दासों की संख्या कितना बताया था अर्थशास्त्र, तो 9 दास, 9। फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि वह मौर्य सम्राट जिसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था का स्थापना किया, तो जिसके नाम में गुप्त होगा चंद्रगुप्त, जिसके नाम में गुप्त है वही गुप्तचर व्यवस्था स्थापना किया। और एक बार जान दे, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था बहुत यूनिक था। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से मौर्य काल की ब्राह्मणी लिपि की समझ था, किसे समझा था सबसे पहले, खोजा कौन, टेनफेंथलर, पढ़ा कौन, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। कब, वो भी 1837। कौन सा पूर्व मौर्य काल में 16 महाजनपदों में से नहीं था, कुरु था, वत्स था, गंधार था। कलिंग तो इधर का है, नहीं, हाँ कलिंग इधर का है, कलिंग नहीं था। ठीक है, 16 महाजनपद में
पूर्व में। अब यहाँ पर है शासक को सजाना। सबसे पहले कौन आया? बिंदु, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ, फिर आखिरी में जैन समर्थक संप्रति आएगा। किसके प्रशासन के दौरान गुप्तचर जासूसी एक कुशल प्रणाली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष ये बाजारों की देखभाल करता, गलत प्रथाओं को रोकता। संस्थाध्यक्ष भी तो व्यापार से संबंधित था, पढ़ाए थे। संस्थाध्यक्ष तो यही होगा, संस्थाध्यक्ष या संस्थाध्यक्ष। कौन सा मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौशाम्बी कहाँ था? तक्षशिला था, कलिंग का तौसली था, अवंती का उज्जैन था। तक्षशिला था उत्तरी प्रांत का, कौशाम्बी किसी का नहीं था। अब यहाँ पे कुछ हमारा जैन धर्म वाला चैप्टर का सवाल छूट गया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी है? तो किसने चुनौती दिया था? गार्गी ने चुनौती दिया था। फिर से यहाँ पे मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध पर साम्राज्य पर शासन किया? तो मौर्य के बाद तुरंत किया शुंग ने। बृहद्रथ को मार दिया पशुमुत शुंग। ऐसे भी हसीन मासू का याद ही है। देखो मौर्य के बाद शुंग है। बोल रहा है कि मगध के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापार नहीं था। ये वाला ऑप्शन से कंफ्यूजन नहीं होना। ये था लोहे और हाथी की प्राप्ति योग्य शासक, ये था। तो केवल एक होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं। सैनिय किसका नाम था? बिंबिसार का नाम। किसका नाम था? सैनिय। इसका एक और नाम था जैन ग्रंथ में, सैनिय ऋनिक। ठीक है, बिंबिसार का नाम सैनिय ऋनिक जैन ग्रंथ में। बिंबिसार के साथ इन सब किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? तो कौशल के साथ था। कौशल तो इसको दहेज, एक कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकौशला, उससे विवाह कर काशी प्राप्त हुआ था। वैशाली के लिच्छवी से भी प्राप्त शादी हुआ था। चेलना से हाँ, और पंजाब के मद्र से भी हुआ था। अंग नहीं था, अंग को तो भंग कर दिया बिंबिसार। अजात शत्रु का दो प्रमुख मंत्री का नाम क्या है? एक तो सुनिधा था और एक वत्सकार था। एक सुनिधा, एक वत्सकार। फिर से यहाँ पे है रथ मुसल एक प्रकार के रथ को बताता है। रथ मुसल का प्रयोग किया था महाशिलाकंटक का रथ मुसल अजातशत्रु किसके विरुद्ध? लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध में। लिच्छवी का राजा जो चेतक था ना, उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य वाला युद्ध में। निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजा ने भारत के प्रथम शाही शासक होने का दावा किया? तो प्रथम शाही शासक होने का दावा किया था महापद्मानंद। महापद्मानंद कलिंग के राजा खारवेल को भी हराया था। ऐसे याद कर सकते हो। उग्रसेन किसको बोला जाता है? धनानंद को। बहुत उड़ता था तो उग्रसेन। हड़िक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कंफ्यूजन होता है इसमें, नहीं करो कंफ्यूजन। बिंदुसार ये मौर्य से संबंधित है। शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसके समय वैशाली में दुर्सी बौद्ध संगीति हुई? उसे काकनान के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण किसको जानते हैं? तो काक कालाशोक। मगध साम्राज्य का पहला शिकार अंग को भंग कर दिया सांड बिंबिसार। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा महाजनपद पूछे तो 16, लेकिन गंगा घाटी में पूछे तो सिर्फ 10। ठीक है, बाकी तो बहुत अफगानिस्तान में भी है, दक्षिण में भी है, तो उस सबको छोड़ के
श्रावस्ती किस नदी के किनारे था? राप्ती, आची राप्ती। बिंबिसार का विवाह किसके किसके साथ हुआ था? तो पहली पत्नी थी महाकौशला देवी, जो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी, राजा प्रसेनजीत की बहन। इससे काशी प्राप्त हुआ और 1 लाख रुपया वार्षिक आय होती थी काशी से। दूसरी पत्नी थी लिच्छवी राजकुमारी चेलना, ठीक है ना, लिच्छवी राजकुमारी चेलना, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था, इसी से जन्म हुआ था, चेलना से। और तीसरी पत्नी थी पल्ली छेमा। 6 महानगरों का नाम क्या था महाजनपद काल में? चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। इसको याद कराए थे हम CSK RCB। चंपा, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, राजगिरी। फिर C से क्या होगा? C से याद नहीं आ रहा है। C, ठीक है, तो ये सब याद करो। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत, ठीक है। बैटल ऑफ हाइड्रोस्पेस या बैटल ऑफ जेलम कब हुआ? 3-6 किसके बीच में? अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। फिर से यहाँ पर है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन मगध समाज के रूप में काम करता है? राजगीर, फर्स्ट कैपिटल। कंगियूर और तन्यूर कैसा लिटरेचर है? बुद्धिस्ट, ठीक है। और ऑल्सो कंगियूर और तंगियूर लिखा था तारकनाथ दास। बुद्धिस्ट लिटरेचर है तारकनाथ दास।